India's best learning app. Hello and welcome in biology class with CBSE Junction in class 8. क्लास 8 के बच्चों के लिए बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बायोलॉजी का यह पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 8 के बच्चों के लिए। इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह किताब का एक हिस्सा है, बल्कि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भोजन जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। यूँ कहें कि जीवन के तमाम भागदौड़ के पीछे हमारे एकमात्र उद्देश्य भोजन को प्राप्त करना होता है। हर लिविंग्स के लिए भोजन आवश्यकताओं में से एक है। हमारा देश आज़ादी के पहले और आज़ादी के कुछ दिन बाद तक इस समस्या से रूबरू रहा। भोजन का अभाव, खाद्यान्नों यानी कि जो ग्रेन्स थे, ग्रेन्स के क्राइसिस रहे। हमारे देश का अधिकतम जो पैसा था वो खर्च हो जाता था विदेशों से अनाज को इंपोर्ट करने में, और तब जा कर के हमारे देश के महान नेताओं ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म को कैरी किया। जय जवान जय किसान के नारा के साथ हमारे देश में एक बहुत बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और उस ग्रीन रेवोल्यूशन का नतीजा आज आप देख रहे हैं कि न सिर्फ हम ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर हैं, बल्कि आज हम विदेशों को भी अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को बेच रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे गोडाउन्स में अनाज खाद्यान्नों की भरमार है। भूखमरी या स्टारवेशन जैसे शब्द अब रेयर केसेस बनकर रह गए हैं, और इन सब का श्रेय कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे शिक्षकों और कहीं न कहीं किसानों को जाता है। किसान जो उत्पादन का कार्य, खेतों में उत्पादन के कार्य को कर रहे हैं, उस उत्पादन में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए वैज्ञानिकों के कठिन मेहनत से उन्नत क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स, अच्छे फर्टिलाइजर्स, गुड इरिगेशन मेथड्स, सॉइल टेस्टिंग जैसे इक्विपमेंट्स और व्यवस्थाओं को इम्प्लीमेंट किया गया, और खेती के कार्य को यानी क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। बच्चों, यह इतना आसान नहीं रहा, यह इतनी छोटी सफ़र नहीं रही। आज इस चैप्टर को आपके क्लास में ऐड करने का सबसे बड़ा वजह यही है कि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे आगे चलकर कृषि वैज्ञानिक बने, हो सकता है कि आप पढ़ लिख कर अच्छे पदों पे जाए। कृषि के संदर्भ में आपकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी आवश्यक है, ताकि आप अपने आसपास को शिक्षित कर सके। एक शिक्षित व्यक्ति का मतलब यह नहीं होता कि वह शिक्षित है, बल्कि इसका मतलब होता है कि यह शिक्षित व्यक्ति अपने आसपास को शिक्षा दे, अपने आसपास को शिक्षित कर दे, तभी शिक्षा का सही मायने निकलता है। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किताब के दृष्टिकोण से, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और आपके व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से। तो आइए शुरू करते हैं कि भोजन की आवश्यकता हम लोगों को क्यों है, क्यों भोजन आवश्यक है, वाई द फूड इज नीडेड टू अस। तो भोजन की आवश्यकता होती है बिकॉज इट गिव अस एनर्जी। फूड गिव अस एनर्जी, keep us healthy and also help in the growth and repairing of the body. It also help in maintenance of the damaged tissues। यानी ओवरऑल कहें तो भोजन से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, यह बीमारियों से सुरक्षा करता है, हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाता है, साथ ही साथ डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करता है या उसको रिप्लेस करता है। तो इन सारे कारणों से भोजन की हमारी आवश्यकताएं बनी रहती है। जीवन के प्रथम दिवस से लेकर जीवन के अंतिम दिवस तक भोजन की आवश्यकता बनी हुई रहती है, ताकि उस एनर्जी से हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स काम कर सके। अब ये प्लांट और एनिमल्स दोनों भोजन को ऑब्टेन करते हैं, और दोनों के भोजन को ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग है। बच्चों, पौधों में भोजन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है
वो फोटोसिंथेसिस है, मतलब दे फीड्स अपॉन बाय मेकिंग देयर ऑन फूड, वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, वह प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। लेकिन बच्चों यह क्षमता किसी एनिमल बींग्स में नहीं है। एनिमल्स आर डिपेंडेंट आइदर ऑन द प्लांट और द अनदर एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। तो जब हम लोग दूसरे प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं तो इस भोजन को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से हम लोगों ने दो कार्य किया। पहला, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खेती करके एग्रीकल्चर के द्वारा हम अपने प्लांट डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग प्लांट डिपेंडेंसी और प्लांट्स का क्रॉपिंग किया। दूसरा कि हम लोग डिपेंडेंट थे एनिमल्स पे, तो हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री किया, एनिमल्स का रेयरिंग किया, जानवरों को पाला। तो इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें हम खेती के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम मवेशियों को पालने के तरीकों को सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश तो है ही, साथ ही साथ हमारे यहाँ मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर होती है। हमारे यहाँ क्या होता है? मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर होता है। तो मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर होने के कारण हम मानसून के आधार पे पौधों को दो भागों में बांट देते हैं, यानी खेती को दो भागों में बांट देते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला फसल होगा वो होगा आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम बेसिकली मानसून क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो सोइंग है, यानी इसका जो हम लोग शुरुआत करते हैं, यह जून से, यानी लास्ट ऑफ द मई से हम खेतों की तैयारी शुरू कर देते हैं। जून के फर्स्ट वीक में हम लोग इसका रेयरिंग, मतलब सोइंग ऑफ द सीड्स कर देंगे, और सितंबर लास्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक इसकी हम लोग कटाई कर लेते हैं। तो ऐसे फसल को खरीफ क्रॉप कहते हैं, जिनका की सोइंग ऑफ द सीड्स शुड बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मई or first week of the June, while their harvesting should be in the last week of the September or the first week of the October हम लोग कर लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पैडीज, यानी धान की खेती मानसून के समय में करते हैं, इसलिए इसको क्रॉप कहते हैं, ये खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो पैडी हो गया, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन्स की खेती हम लोग खरीफ क्रॉप के रूप में करते हैं, मानसून के सीजन में करते हैं, या मानसून क्रॉप है। दूसरी तरफ रबी क्रॉप्स, जिसको कि हम लोग विंटर में लगाते हैं। विंटर मतलब इसको हम लोग थर्ड वीक ऑफ द अक्टूबर टू फर्स्ट वीक ऑफ द नवंबर इट शुड बी सोइंग देयर सीड एंड देयर हार्वेस्टिंग विल बी इन द last week of the middle of the March to the first week of the April. In Bihar or somewhere else, due to delay in the rainy days, डिले इन द रेनी सीजन्स, हम लोगों का जो हार्वेस्टिंग ऑफ द रबी क्रॉप्स है वो मिड ऑफ द अप्रैल या थर्ड वीक ऑफ द अप्रैल तक चलते रहता है। इस खेती में हम लोग रबी क्रॉप्स में हम लोग वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और खास करके इसमें लाइन सीड की खेती हम लोग करते हैं। बेसिकली हमारा वीट इस मौसम का सबसे मेन क्रॉप होता है और इसकी खेती हम लोग इस समय में करते हैं। इसके अलावा एक और खेती आजकल हम लोग करने लगे हैं जिसका नाम है जाइड, और ये जाइड जो है इसकी जो खेती है वो हम लोग अप्रैल के बाद, अप्रैल मतलब थर्ड वीक ऑफ द अप्रैल टू द अप्रैल, मई एंड जून तक ले जा सकते हैं। जून तक, अप्रैल, मई, जून,
ये जून तक हम लोग इसकी खेती करते हैं और जून में फिर से हम लोगों की खरीफ क्रॉप शुरू हो जाती है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड जिसमें हम लोग जायड क्रॉप्स को लगाते हैं। जायड क्रॉप्स में बेसिकली हम लोग क्रीपर्स का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, जैसे आप भिंडी की खेती कर सकते हो, आप कुकुम्बर्स लगा सकते हो, आप इसमें जो है पम्पकिन्स लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो खेती है इसको हम लोग जाइड यानी बेसिकली क्रीपर्स, रेयरिंग ऑफ क्रीपर्स इज द जाइड क्रॉप। तो ये तो हो गए हमारे जो सीजन के आधार पे हम क्रॉपिंग करते हैं वो। अब है कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, बेसिक प्रिपरेशन क्या क्या करनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। अब सॉइल को प्रिपेयर कैसे करेंगे भाई, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल बाय लूजिंग एंड टर्न द सॉइल, यानी कि खेत को, हमारे जो मिट्टी है उस मिट्टी को हमको सॉफ्ट करना होगा, उसको तैयार करनी होगी। तो मिट्टी को तैयार करेंगे, मिट्टी को तैयार करने के बाद हमारा दूसरा काम होगा सोइंग। सोइंग का मतलब होता है खेतों में क्रॉप्स के सीड्स को डालना, जो क्रॉप्स लगाने हैं उसके सीड्स को स्प्रेड करना हमारा सोइंग ऑफ द सीड्स कहलाएगा। फिर सोइंग ऑफ सीड्स के बाद जो हमारा तीसरा काम होता है वो है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, हमारे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट मिले। तो इस बात को हम लोग कहते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होगा दैट विल बी द इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, सिंचाई, यानी कि फसलों की सिंचाई भी आवश्यक है। तो इरिगेशन के लिए हम लोग सप्लाई करते हैं वाटर सप्लाइंग टू द प्लांट्स एट द रेगुलर इंटरवल। अब डेली इरिगेशन तो नहीं करनी है ना, डेली पानी डालेंगे तो क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे। इसलिए हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पे जब रिक्वायरमेंट होती है खेतों को देखते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी इरिगेशन करते हैं। एक जो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। क्या होता है कि जब हम क्रॉप्स लगाते हैं तो क्रॉप्स के साथ कई तरह के खरपतवार यानी कई तरह के नॉन डिजायरेबल वीड्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे वहाँ पे। दैट विल एक्वायर द स्पेस एज वेल एज इट यूटिलाइज द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड द न्यूट्रिएंट विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल एज वेल एज इट ऑल्सो यूज द एक्सेसिव ऑफ द लाइट। तो जिस वजह से हमारे मेन क्रॉप्स को नुकसान होगा। तो ऐसे वीड्स को हटाना है, रिमूवल ऑफ दैट अनवांटेड प्लांट्स। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जब हमारे क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तो उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी उसकी कटिंग करते हैं। फिर खेत से पेड़ों को, पौधों को काटकर अपने घर तक लाना, दैट इज़ द हार्वेस्टिंग। और उसके बाद उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट करना। सेपरेट करने के बाद उसका स्टोरिंग करते हैं, पहले उसको सुखाते हैं, उसके अंदर के मॉइस्चर्स को कम करते हैं और फिर उसको हम लोग सुखा करके स्टोर करते हैं। तो कीपिंग ग्रेन्स और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम द रैट्स। अब यहाँ क्या है बच्चों कि अगर मान लीजिए हम लाके उसको बोरा में भर के रख भी दें, प्लास्टिक बैग्स में रख दें या गनरीज में रख दें और वहाँ पे रैट्स, इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस वगैरह लग जाए या मॉइस्चर लग जाए, ऐसी स्थिति में हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से भी उनकी सुरक्षा आवश्यक है। इन सारे कार्यों को करते हुए हम अपने यहाँ पौधों को, ये फसलों को सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ द सीड्स, एडिंग मैन्यूर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड द स्टोरेज। ये सारे स्टेप्स हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग एक एक स्टेप्स को लेके चलेंगे। सबसे पहला हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हाउ यू विल प्रिपेयर द सॉइल। तो बच्चों खेत को तैयार करना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में टीलिंग कर सकते हैं। टीलिंग यानी कि लूजिंग ऑफ द सॉइल बाय टीलिंग और प्लगिंग, यानी खेतों को पहले हम लोग जुताई करते हैं। जुताई करने के लिए हम लोग हल का प्रयोग कर सकते हैं। ये हल पहले हम लोग बैल वाला हल का प्रयोग करते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर या मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद हमारे पास
आज बहुत ही हेवी मशीन्स वाली, ट्रैक्टर वाली टीलिंग मशीन्स हैं जिनके ज़रिए हम खेतों में मिट्टी को लूज करते हैं बाई टीलिंग और बाई प्लगिंग देम। आफ्टर टीलिंग इट शुड बी द लेवलाइज्ड, क्योंकि खेत का लेवल एक होना चाहिए। कहीं पे बड़े बड़े पत्थर, कहीं बड़े बड़े ये सॉइल के जो क्लम्प्स हैं वो क्लम्प्स नहीं होना चाहिए। क्लम्प्स कहते हैं ढेला को। तो दैट शुड बी क्रम्ड, उसको तोड़ देना है और तोड़ करके उसको लेवलाइज करना है ताकि पूरा का पूरा खेत एक समान समतल रहे, लेवलाइज्ड रहे। और लेवलिंग का फ़ायदा क्या होगा कि खेत में हर जगह पानी की पर्याप्त अवेलेबिलिटीज हो पाएगी इरिगेशन के दरमियान। साथ ही साथ सोइंग ऑफ सीड्स भी इक्वलाइज होगा, कहीं कम ज़्यादा नहीं होगा। इससे आपके खेत में न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑफ द अदर एसेंशियल मटेरियल्स इजी हो जाएगा। तो खेतों का टीलिंग और प्लगिंग के बाद लेवलिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो टीलिंग से क्या होगा, हमारा खेत के जो सॉइल्स हैं वो लूज हो जाएंगे और लूज होने के बाद उसके अंदर जो है लेवलिंग के द्वारा हम उसको समतल बना लेंगे और फिर जा करके हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से हम लोग रिविजन कर लेते हैं क्या क्या एक्शन करना है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, टीलिंग और प्लगिंग द फील्ड, फिर लेवलिंग द फील्ड, फिर क्या करना है, सोइंग द सीड्स, फिर क्या करना है, उसमें हम लोग को एडिंग द मैन्योर्स, फिर क्या करना है, बोलिए, वाटरिंग द फील्ड इफ इट इज टू ड्राई, यानी कि उसका जो वाटरिंग करना यानी इरिगेशन करना। साथ ही साथ हम लोग का उसका वीडिंग भी करना, वीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडिंग के बाद हम लोगों को हार्वेस्टिंग करना और हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज करना। तो ये स्टेप्स हैं, जिस स्टेप्स के ज़रिए आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे खेत में क्या क्या एक्शंस हम लोगों को लेना है। तो ये तो हो गई हमारी भाई खेतों की तैयारी करना। अब देखिए कि खेतों की तैयारी करने के लिए हम लोगों को जो जो इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, एक थोड़ी सी चर्चा इसकी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा सबसे प्लग, यानी कि यह जुताई करने का सबसे हमारा एंशिएंट मेथड था, यानी इसमें हम बैल के मदद से खेतों की प्लगिंग करते थे। तो दैट टाइम इट वाज द वेरी ये बहुत ही पुराना प्रोसेस था जिसका इस्तेमाल हम लोग करते थे। ये हो या कुदाल है जिसके मदद से हम खेतों में क्यारी बना सकते हैं या खेतों का लेवलिंग कर सकते हैं। ये हमारा कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर एक कई सारे हल लगे हुए, ये देखिए ये कई सारे हल लगे हुए हमारा एक मशीन है जिसके ज़रिए हम खेतों की प्लगिंग बड़ी आसानी से ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ ये है। इसके द्वारा हम लोग खेतों को बड़ी अच्छे से खेत तैयार कर लेते हैं। अब जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि लेवलिंग क्यों ज़रूरी है, तो लेवलिंग इसलिए ज़रूरी है कि लैंड लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि खेतों को बराबर कर लेते हैं ताकि इसमें बड़ी अच्छे से हमारा जो इरिगेशन है वो इरिगेशन हो सके। अब इरिगेशन के आधार पे हम लोग खेतों को फुरोज, ब्रॉडर्स, बेसिन या फ्लोट्स, इस हिसाब से इस खेत को तैयार कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो खेतों को लेवलिंग करने का एकमात्र उद्देश्य हो रहता है ये इंश्योर करने के लिए ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इरिगेशन ऑफ वाटर हो सके। रूट जोन में, रूट जोन किसको कहते हैं, जहाँ पौधे के जड़ होते हैं, जड़ तक पानी आसानी से पहुँच सके हर क्षेत्र में। ये हमारी मेन इश्यूज होती है, मेन दृष्टि, इसी बात पे ध्यान रख करके हम लोग इस काम को करते हैं। ठीक है, तो खेतों की लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लामेंट्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों के माध्यम से हम लोग खेतों को तैयार करते हैं, एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसके लिए जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या क्या होंगे बच्चों। तो इसके लिए हम लोगों को जो जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना है वो है कि पहले फार्मर्स जो है वो ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर्स का यूज करते थे। ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर्स मतलब क्या, इसमें कि हम लोग लैंड को लेवलाइज करने के लिए
एक लकड़ी के पाटे को बैल के कंधे से बांधते थे और बांध करके उसके ऊपर वजन रखकर और बैल को आगे खींचते थे ताकि वो लकड़ी के पाटे से सारे खेत में जो क्लम्प्स हैं वो टूट जाएं और खेत लेवलाइज हो जाए। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे लेवलर्स मौजूद हैं जो मशीन से जुड़े हुए हैं और जिनके द्वारा हम खेतों को एकदम फ्लैट कर सकते हैं, एक बराबर हिस्से में रख सकते हैं। यह लेज़र गाइडेड लेवलर्स जो है इसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है और साथ ही साथ इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। साथ ही अगर खेतों की लेवलिंग अच्छे से की जाए तो इसमें बहुत सारे पानी की बचाव हो सकती है तथा खेतों में किसी खास हिस्से में जल जमाव के कारण होने वाले नुकसान से हम लोग बच सकते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये हमारा ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर्स हैं जिनके मदद से ये लकड़ी के पाटे हैं जिनको हमने बैल से बांध रखा है और इसके ऊपर वजन ये फार्मर खुद से खड़ा होकर के और इससे खेतों की लेवलिंग कर सकता है। तो इसको हम लोग ऑक्स ड्रॉन स्क्रैपर्स कहते हैं। ये हमारा लेज़र लैंड लेवलर है जिसमें कि खेतों की बराबर लेवलिंग करने के लिए हम लोग इस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केल का इस्तेमाल करते हैं और यह नीचे हमारा जो है यह लेवलर लगा हुआ है जो मिट्टियों को ज़रूरत के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस कर सकता है। ये लेज़र लैंड लेवलर आज के मॉडर्न इक्विपमेंट में से एक है जिससे हम खेतों की एकदम वैज्ञानिक ढंग से लेवलिंग कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हो रहा है। अब देखते हैं कि सीड्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। बच्चों ये खेतों के लेवलिंग के बाद जो हमारा सबसे बड़ा पहलू है वो यही है कि सीड्स किस तरह के हों, किस तरह के सीड्स को हमको यूज़ करना है। तो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम लोग नेशनल सीड कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, NSCC नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो टेस्ट क्वालिटी सीड हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम लोगों को करना है क्योंकि गुड क्वालिटी के सीड्स जब होंगे तभी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथ ही साथ सीड्स का जो वैरायटी है वो हम लोगों को सॉइल, क्लाइमेट, इरिगेशन मेथड और भी बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख लेना है। लेकिन सीड्स में जिन बातों को हम लोग ध्यान देंगे वो है कि सीड्स की प्योरिटी, प्योर फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें वैरायटी इंटरमिक्सिंग हो तो इससे हम लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरा क्या है कि रेसिस्टेंस टू द डिजीज एंड पेस्ट। अब इस बात का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि जो सीड्स हम यूज कर रहे हैं क्या वो रेसिस्टेंट टू द डिजीज़ है कि नहीं। रेसिस्टेंट टू द डिजीज़ कहने का मतलब कि उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता है कि नहीं, उसकी इम्यूनिटी इतनी है कि नहीं कि वह बीमारियों से बच सके। नेक्स्ट क्या है, पेस्ट यानी छोटे छोटे माइक्रोबियल अटैक्स से, पेस्ट यानी छोटे छोटे इंसेक्ट के अटैक से वो अपने आप को बचा पाएगा कि नहीं। साथ ही साथ जर्मिनेशन एंड द विगर्स यानी कि उस जो सीड्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी कितनी है। 95% जर्मिनेशन कैपेसिटी एक आइडियल सीड की हम लोग मानते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन होना चाहिए वहाँ पे। सस्टेनेबिलिटी टू द रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब हम जिस सीड की यूज़ अपने खेतों में करें वह हमारा सुटेबल हो किस हमारे खेत के क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। जैसे सपोज करो बच्चों कि आप बिहार में अप्रैल में खेती करना चाहते हो तो हमारे यहाँ का क्लाइमेट और शिमला के क्लाइमेट में डिफरेंस होगा। यदि हम शिमला के क्लाइमेट में सस्टेन करने वाले सीड को बिहार के क्लाइमेट में सस्टेन कराना चाहें तो ऐसी स्थिति में या तो उसकी प्योरिटी इफेक्टेड होगी या उसकी डिजीज़ से लड़ने की क्षमता इफेक्टेड होगी या फिर उसका जर्मिनेशन कैपेसिटी इफेक्टेड होगा। इसीलिए हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रीजनल क्लाइमेट्स की भी ध्यान में रखना पड़ेगा और जनरल सीड हेल्थ, इस बात का भी हम लोगों को खास ख्याल रखना है ताकि हम खेतों में उसकी अच्छी फसल पा सकें। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि हाउ टू सेपरेट अ डैमेज सीड फ्रॉम अ हेल्दी सीड। अब जब सोइंग करने के लिए आप जा रहे हो, आपके पास सीड है, तो आप उस सीड में आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि विच वन इज द गुड सीड दैट शुड बी सोइंग और कौन सा सीड खराब हो गया जिसको कि हमको नहीं लगाना है, फेंकना है।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग सोइंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, डैमेज सीड को कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में उसमें पानी भरिए और उसके अंदर सीड्स को डालिए। अब जैसे ही सीड्स को डालोगे, जो आपके अच्छे सीड्स होंगे, हेल्दी सीड्स होंगे, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। और जो लाइट सीड्स यानी जो स्लो मतलब सोइंग आप ऊपर में करते रहेंगे, जो फ्लोट करते रहेंगे, वो आपका खराब सीड है और उस सीड को हम लोगों को फेंकना। तो इस तरह से हम लोगों को खराब और अच्छे सीड्स में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। और बच्चों देखो, ये सोइंग यानी कि सीड्स को डालने का मेथड, ये देखिए ये डीप सोइंग कर रहे हैं हम लोग। स्प्रेडिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग सीड्स को किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं या फिर उनका डीप सोइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आप इस बैल वाले यानी ऑक्सड्रोन सोइंग मशीन्स के ज़रिए हम लोग इस हिस्से में सीड्स को डालते हैं और बैल इस मशीन को आगे की ओर खींच रहा है और एक एक सीड्स इस स्टोर से निकलकर ज़मीन के नीचे सोइंग होते चला जाएगा। तो ये हमारा एंशिएंट टाइप का है। मॉडर्न टाइप का ये देखिए जो हमारा सीड ड्रिलर है, इसमें हम लोग सीड्स को रखते हैं और इस मशीन को ट्रैक्टर से आगे की ओर बढ़ाते हैं, साथ ही साथ इसमें जो है हमारा सीड्स सोइंग होता चला जाएगा। तो ये दो मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग सोइंग करते हैं। अब क्या है कि कुछ प्लांट्स को हम लोग नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे फ्यू प्लांट्स, जैसे पैडी हो गया, फॉरेस्ट प्लांट हो गए, फ्लावरिंग प्लांट हो गए, इनको हम लोग एक छोटे से हिस्से पे नर्सिंग कर लेते हैं। नर्सिंग करने का मतलब क्या हुआ कि एक छोटे से हिस्से का आइडियल कंडीशन को मेंटेन करके वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ द सीड्स को सोइंग करते हैं। जब वो जर्मिनेट करते हैं छोटे प्लांटलेट्स को, फिर हम वहाँ से शिफ्ट करेंगे और ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस होगा इसको हम लोग बैग्स में या फिर किसी छोटे पॉट में रख करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका कारण है कि जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं उनको एक आइडियल कंडीशन में जर्मिनेट कराना है और यह आइडियल कंडीशन एक बड़े से हिस्से के फील्ड में एवेल्ड नहीं हो सकता है। और जब बड़े से हिस्से में ये एवेल्ड नहीं हो सकता है तो ऐसे आइडियल कंडीशंस को कैरी कर हम छोटे हिस्से में नर्सिंग करते हैं और फिर इनको एक बड़े हिस्से पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गई है हमारी सोइंग ऑफ द सीड्स। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है एडिंग द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। How you will add the manures and fertilizer in your field। तो सबसे पहला तो बात हो रही है कि भाई मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्यों ज़रूरी है, खेतों में ऐड क्यों करना है। तो बच्चों इस बात को समझिए कि जब आप खेतों में क्रॉप्स लगाते हैं, फसलों को लगाते हैं, तो फसल उस सॉइल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं, जिसके कारण खेतों में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। अब उस कमी को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा ज़मीन पुअर पड़ जाएगा, हमारा ज़मीन कमज़ोर पड़ जाएगा। उस कमज़ोर ज़मीन की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए उसमें हम लोगों को मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना ज़रूरी है। यह मैन्योर और फर्टिलाइज़र सॉइल को मजबूत बनाएगा और जिसकी वजह से हमारा खेत का जो फसल प्रोडक्टिविटी जो है, क्रॉप प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और बढ़े हुए क्रॉप की कैपेसिटी के कारण हम लोगों को बेनिफिट होगा। तो इसलिए हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना आवश्यक है। अब है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैन्योर्स। कई तरह के मैन्योर्स हैं। कौन कौन से मैन्योर की बात है हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर। नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर्स में आपका कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर्स हो गए, रॉ मैन्योर्स हो गए। तो अब सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि रॉ मैन्योर्स किसको कहते हैं। तो रॉ मैन्योर्स में आपके कैटल्स और डोमेस्टिक वेस्ट्स आ गए। जैसे मान लीजिए कि आप कैटल फार्मिंग करते हैं यानी एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो जो एनिमल्स के डग्स हैं उन डग्स को एक जगह जमा करते हैं। डोमेस्टिक वेस्टेज के तौर पे वेजिटेबल पिल्स, लेफ्ट अवेड फूड, पिल्स ऑफ फ्रूट्स, इन सबको एक जगह कलेक्ट करते हैं। तो डग्स यानी गोबर और डोमेस्टिक वेस्टेज को एक साथ मिलाकर खेतों में यूज करते हैं। दैट विल बी द रॉ मैन्योर्स। लेकिन जब इन्हीं
जो रॉ मैन्योर्स हैं इनको हम लोग अगर वेल रोटेड यानी इनको सड़ा दें और तब यूज़ करें तो इट विल बी द कंपोस्ट। तो हम लोगों ने रॉ मैन्योर्स यूज़ किया, कंपोस्ट यूज़ किया। अब है कि ग्रीन मैन्योर्स। तो ग्रीन मैन्योर्स किसको कहेंगे? तो ग्रीन मैन्योर्स को हम लोग खेतों में उगाते हैं। कैसे उगाते हैं? तो यह इंटरक्रॉप है। जैसे मान लीजिए कि आप मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपने खेतों से क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग किया। हार्वेस्टिंग के बाद खाली खेत में हम किसी लेग्यूमिनेसी फैमिली के दलहन की खेती करते हैं, दलहन का क्रॉप्स लगाते हैं। और जब वो क्रॉप्स का जर्मिनेशन होकर 10 से 12 सेंटीमीटर के वो जब हो जाएंगे तो 10 से 12 सेंटीमीटर के उस प्लांट्स को हम फिर से टिलिंग करके ज़मीन के नीचे डाल देंगे और बारिश के पानी के साथ वो सरकर ग्रीन मैन्योर्स का निर्माण करेंगे। तो ये सॉइल को फर्टिलाइज्ड बनाते, मतलब ये सब सॉइल को मजबूत बनाते हैं, यानी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे हमारे खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये ग्रीन मैन्योर्स थे। अब हम लोग बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब हुआ कि किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्टिलाइजर का सिंथेसिस किया जाए। तो बच्चों इस फील्ड में आप लोगों को पता होगा लेग्यूमिनेसी यानी दलहन के नोड्स में जो आपका राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो आपका नाइट्रोजन सिंथेसिस करता है, तो इस नाइट्रोजन सिंथेटिक बैक्टीरियाज को हम बायो फर्टिलाइजर्स कह सकते हैं। तो ये आपका राइजोबियम हो गया। एजोबैक्टर या ब्लू ग्रीन एल्गीज या माइकोरेजिया ये फंगीज हैं जो कि आपके क्रॉप्स के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हमारा बायो फर्टिलाइजर हो गया। अब है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट किसको कहते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट समझ लीजिए अर्थवर्म के द्वारा, अर्थवर्म एक डेट्रीवोरस है यानी सड़ा गला खाने वाला, तो वो डेट्रीवोरस कंपाउंड्स में मौजूद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करके खेतों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइजर्स को, इस तरह के मैन्योर्स को हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब तो बातें यहाँ पे हम लोग समझ गए कि फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स किसको कहेंगे। अब यहाँ से बात हो रही है कि व्हाट आर द 3 मेथड्स टू रिप्लेनिश इन द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट को सॉइल में मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या मेथड्स यूज करने होंगे, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग जो मैन्योर्स ऐड करेंगे वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला है कि एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स इन द सॉइल, जो आपने ऊपर पढ़ा कि हम रॉ मैन्योर यूज़ करें, कंपोस्ट यूज़ करें, ग्रीन मैन्योर यूज़ करें या बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करें या वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, ये सभी आपके ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गए। अब इस ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बाद जो हमारा दूसरा उपाय है, पहला उपाय तो हमारा ये था, दूसरा कि हम खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो या तो हम खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें या ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें। और तीसरा उपाय है कि हम खेतों को छोड़ दें खाली, 1-2 क्रॉप्स के लिए खेतों को खाली छोड़ दें ताकि खेत अपने नेचुरल टेक्सचर को फिर से मेंटेन कर ले। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम खेतों की उर्वरा शक्ति यानी खेतों की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा बस एक आइडिया ले लेते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में क्या अंतर है। तो फर्टिलाइजर क्या है? यह एक मैनमेड इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल हम खेतों में कर सकते हैं। जबकि मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डक्स और प्लांट रेसिड्यूज से तैयार होते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो प्रोसेस है वह फर्टिलाइजर जो है वह हम प्रिपेयर करते हैं इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, जबकि मैन्योर्स जो है वो उसमें ह्यूमस मौजूद रहते हैं और यह ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं खेतों को, यानी इसको हम नेचुरल तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसको फैक्ट्रीज में तैयार नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइजर जो है डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि फर्टिलाइजर
आपके खेत को किसी तरह का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कराता है, जबकि मैन्योर्स जो है खेतों में बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। और ह्यूमस क्या है? ह्यूमस वही रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू द वाटर, यानी वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी ह्यूमस की वजह से आता है। खेतों में जितनी ज़्यादा ह्यूमस होगी वो उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उतना कम इरिगेशन, और जितना कम इरिगेशन उतना ज़्यादा मुनाफा के किसानों को। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मैन्योर्स एक तरफ तो खेतों में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, और दूसरी तरफ यही मैन्योर्स हमारे खेतों में बहुत अच्छा ह्यूमस बनाते हैं, और इस ह्यूमस के कारण खेतों की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है कि फर्टिलाइजर्स जो हैं आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, यानी फर्टिलाइज़र में एक जो खास बात है फर्टिलाइज़र की, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की एक खास बात क्या है कि इसमें बहुत ही रिच होता है प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम वगैरह की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे कि इसका स्मॉल क्वांटिटी ही इनफ होता है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। लेकिन मैन्योर्स में बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट होने के कारण वी हैव टू ऐड अ लॉट्स ताकि यह उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सके। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इस दोनों में क्या क्या अंतर है। अब एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आप देख लो बच्चों कि हम लोग खेतों में आजकल यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके इस्तेमाल से खेतों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसी बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी के दायरे में नहीं आता है, इसको हम लोग नॉन सस्टेनेबल बताते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स के कुछ जो डिमेरिट्स हैं वो हम लोग अगले क्लास में इसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि प्रोन्स एंड द कॉन्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, यानी जो आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं खेतों में वह वीट, पैडी, मेज इन सब के लिए यूज होने वाला रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हैं, यानी रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो खास करके खास क्रॉप के लिए यूज किया जाए उसको हम लोग कहते हैं प्रॉन्स। कॉन्स में दे मेक सॉइल लेस फर्टाइल एंड ऑल्सो काउज द वाटर पॉल्यूशन, यानी कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो हमारे खेतों को लेस फर्टाइल बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके एक डिमेरिट है कि यह वाटर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। तो बच्चों इस क्लास में आज इतना ही, अगले क्लास में फिर फर्दर ऑन हम लोग और स्टडी करेंगे। थैंक यू। India's best learning app.